नमस्कार। आज हम ध्वनि तरंगों की दिलचस्प दुनिया में गोता लगा रहे हैं। जी हाँ, काफी रोचक विषय है ये। हमारे पास ध्वनि तरंगे, प्रकार और अनुप्रयोग लेख से कुछ बढ़िया जानकारी है। हाँ, उसमें काफी अच्छे से समझाया गया है। तो मकसद ये है कि ध्वनि के अलग-अलग प्रकार समझें और जानें कि अल्ट्रासाउंड जैसी तकनीकें कैसे काम करती हैं। बिल्कुल। सोचिए, हमारे आसपास ध्वनियों की एक पूरी अदृश्य दुनिया है। हम शायद न सुन पाएं। लेकिन कई जीव जंतु और तकनीकें इनका इस्तेमाल करती हैं। सही कहा, जैसे जानवरों का आपस में बात करना या फिर मेडिकल साइंस में इसका उपयोग। जी। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं, देखते हैं ध्वनि को कैसे बांटा जाता है और ये अल्ट्रासाउंड बनता कैसे है। जरूर। तो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ध्वनि तरंगों को मतलब कैसे क्लासिफाई किया जाता है? देखिए, इसका सबसे मुख्य आधार है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, जिसे हर्ट्ज में मापते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी होती है करीब 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। 20 से 20,000 हर्ट्ज, यानी हमारी रोजमर्रा की आवाजें, बातचीत, संगीत। बिल्कुल, यही हमारी सुनने की सीमा है। ठीक है। और दूसरी है इंफ्रासोनिक तरंगे, इंफ्रासोनिक वेव्स। इंफ्रासोनिक। हाँ, इनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से भी कम होती है। ओह, तो मतलब हम इन्हें नहीं सुन सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ज्यादातर बड़ी प्राकृतिक घटनाओं से जुड़ी होती हैं। जैसे भूकंप, ज्वालामुखी फटना या बड़े बर्फीले तूफान, हिमस्खलन वगैरह। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि कुछ जानवर जैसे हाथी हैं, वेल हैं, गैंडे हैं, हाँ, वो आपस में बात करने के लिए खासकर लंबी दूरी पर इसी इंफ्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। अरे वाह, मतलब हाथियों की बातें हमारे कानों को पता भी नहीं चलती। कमाल है। जी, प्रकृति में इसका काफी इस्तेमाल है। अच्छा, तो ये हो गया इंफ्रासाउंड, प्रकृति और जानवरों से जुड़ा हुआ। तो फिर तीसरी वाली अल्ट्रासाउंड, शायद वही है जिसका टेक्नोलॉजी में ज्यादा जिक्र होता है। सही पकड़ा। तीसरी कैटेगरी है अल्ट्रासोनिक तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक। इनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। ओके, 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा। इन्हें भी हम नहीं सुन सकते? नहीं, इन्हें भी नहीं सुन सकते, लेकिन इनके उपयोग बहुत हैं, खासकर टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस में। जैसे कि मेडिकल इमेजिंग। हाँ, बिल्कुल। शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए, जैसे प्रेगनेंसी में बच्चे की ग्रोथ देखना या खून के थक्के वगैरह का पता लगाना। और हाँ, चमगादड़ जैसे जीव वो अंधेरे में रास्ता खोजने और शिकार करने के लिए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं, इकोलोकेशन के जरिए। हाँ, इकोलोकेशन। ये बात अब वाकई दिलचस्प हो गई है। तो ये जो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी वाली अल्ट्रासाउंड तरंगे हैं, ये पैदा कैसे होती हैं? स्रोत में पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जिक्र था, ये क्या चीज है? हाँ, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, ये अल्ट्रासाउंड तकनीक की जान है, समझिए। अच्छा, ये कुछ खास तरह के मटेरियल्स मतलब पदार्थों का एक अनोखा गुण है। कैसा गुण? जब इन पदार्थों पर मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ता है, मतलब दबाव डाला जाता है, हाँ, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा करते हैं, बिजली बनाते हैं। दबाव से बिजली? अरे वाह। और इसका ठीक उल्टा भी होता है। जब इन पर बिजली लगाई जाती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है, तो ये अपना आकार बदलते हैं, विकृत होते हैं, मतलब कंपन करने लगते हैं, वाइब्रेट करते हैं। अच्छा, मतलब दबाव डालो तो बिजली बनेगी और बिजली लगाओ तो कंपन होगा। ये तो कमाल का टू वे सिस्टम है। बिल्कुल, यही पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। और अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर में यही होता है। ट्रांसड्यूसर, वो जो मशीन होती है। हाँ, उसका वो हिस्सा जो शरीर पर लगाते हैं, उसमें पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होते हैं, जैसे पीजीटी सिरेमिक्स। ओके। जब मशीन से बिजली इन क्रिस्टल्स में जाती है तो ये तेजी से कंपन करते हैं और इन्हीं कंपनों से अल्ट्रासाउंड तरंगे पैदा होती हैं, जो शरीर के अंदर भेजी जाती हैं। हाँ, फिर जब ये तरंगे अंदर अलग अलग अंगों या ऊतकों से टकराकर लौटती हैं तो वापस आकर इन्हीं क्रिस्टलों से टकराती हैं। अच्छा, लौटती हुई तरंगे। जी, और जब ये लौटती तरंगे क्रिस्टल पर दबाव डालती हैं तो क्रिस्टल क्या करेंगे? वो बिजली पैदा करेंगे। बिल्कुल, वो छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा करते हैं और इन्हीं सिग्नलों को प्रोसेस करके कंप्यूटर स्क्रीन पर इमेज बनाता है। समझ गए। तो एक ही क्रिस्टल तरंगे भेज भी रहा है और उनकी गूंज को पकड़कर बिजली में बदल भी रहा है। एग्जैक्टली।
यही दो तरफा क्षमता इसे मेडिकल इमेजिंग के लिए इतना उपयोगी बनाती है। एक छोटा सा डिवाइस होता है, प्रोब कहते हैं उसे। प्रोब? हाँ, प्रोब या ट्रांसड्यूसर, उसे शरीर पे रखते हैं और ये डिवाइस ना बहुत तेज आवाज की, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी साउंड की छोटी छोटी पल्स शरीर के अंदर भेजता है। शरीर के अंदर? हाँ, और फिर ये तरंगे अंदर जाती हैं, अलग अलग अंगों ऊतकों से टकराती हैं और वापस आती हैं। हाँ, गूंज की तरह। बिल्कुल सही, इकोस की तरह लौटती हैं और प्रोब इन्हीं वापस आई तरंगों, इन्हीं गूंजों को पकड़ लेता है। अच्छा, और फिर मशीन इन गूंजों से तस्वीर बना देती है स्क्रीन पर, जिसे सोनोग्राम कहते हैं। एग्जैक्टली। मशीन हिसाब लगाती है कि गूंज कितनी देर में लौटी, कितनी तेज थी, और उसी हिसाब से वो इमेज बनाती है। कमाल है। इसमें वो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल वाली बात भी थी। और वो जेल क्यों लगाते हैं त्वचा पर? हाँ, वो जरूरी है। प्रोब के अंदर खास क्रिस्टल होते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक। ये बिजली मिलने पर ध्वनि तरंगे पैदा करते हैं, और जब ध्वनि तरंगे इन पर वापस टकराती हैं तो बिजली पैदा करते हैं। अच्छा, मतलब दोनों काम करते हैं। हाँ, और जेल इसलिए क्योंकि हवा ध्वनि तरंगों के लिए दीवार जैसी है, वो उन्हें रोक देती है पूरी तरह। हाँ, लगभग पूरी तरह। तो जेल क्या करता है, वो त्वचा और प्रोब के बीच से हवा हटा देता है। अच्छा, एक क्लियर रास्ता बना देता तरंगों के लिए। समझ गई। लेकिन ये अलग अलग अंगों को इतनी सफाई से कैसे दिखा पाता है? यहां पर फिजिक्स का रोल आता है। इसे कहते हैं अकूस्टिक इम्पिडेंस या ध्वनिक प्रतिबाधा। ध्वनिक प्रतिबाधा? ये क्या है? आसान शब्दों में, शरीर के अलग अलग हिस्से जैसे पानी, मांसपेशी, हड्डी, सबका घनत्व अलग होता है। तो ध्वनि तरंगे इनसे टकराकर अलग अलग तरीके से बर्ताव करती हैं। कोई ज्यादा वापस भेजता है, कोई कम। अच्छा। मशीन इसी अंतर को पकड़कर स्क्रीन पर अलग अलग शेड्स में दिखाती है, जिससे हमें इमेज दिखती है। और हाँ, ध्वनि की आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, वो भी बहुत जरूरी है। फ्रीक्वेंसी जैसे रेडियो में होती है या संगीत में? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जैसे मान लीजिए 7 से 18 मेगाहर्ट्ज, वो त्वचा के पास की चीजों जैसे मांसपेशियों या टेंडन की बहुत डिटेल्ड, साफ तस्वीर देती है। लेकिन शायद ज्यादा अंदर नहीं जा पाती होगी। सही पकड़ा, ज्यादा फ्रीक्वेंसी की पहुंच कम होती है। और जो कम फ्रीक्वेंसी है, मान लीजिए 1 से 6 मेगाहर्ट्ज, वो शरीर में गहरे अंगों तक पहुंच जाती है, जैसे लिवर या किडनी। लेकिन तस्वीर उतनी साफ नहीं होती होगी। हाँ, रेजोल्यूशन थोड़ा कम हो जाता है। तो डॉक्टर को जांच के हिसाब से सही फ्रीक्वेंसी चुननी पड़ती है। कभी कभी एक ही जांच में अलग अलग प्रोब या सेटिंग इस्तेमाल करनी पड़ती है। ये तो बहुत दिलचस्प है। अच्छा, तो इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? सिर्फ तस्वीर लेना? नहीं, कई खासियतें हैं। एक तो ये रियल टाइम है, मतलब आप स्क्रीन पर अंगों को सचमुच हिलते डुलते देख सकते हैं। जैसे बच्चे की हरकत या दिल का धड़कना। बिल्कुल, दिल की धड़कन, वाल्व का खुलना बंद होना, सब लाइव दिखता है। दूसरी बात, ये मशीनें अक्सर पोर्टेबल होती हैं। मतलब कहीं भी ले जा सकते हैं आप। हाँ, मरीज के बिस्तर तक, इमरजेंसी रूम में, ऑपरेशन थिएटर में। ये बहुत बड़ा फायदा है। और तीसरा, ये सीटी स्कैन या एमआरआई के मुकाबले काफी सस्ता भी पड़ता है। ये तो वाकई बहुत बड़े फायदे हैं, खासकर उन जगहों के लिए जहां महंगी मशीनें नहीं हैं। लेकिन कुछ कमियां भी होंगी। हाँ, बिल्कुल हैं। जैसे हड्डी के पीछे क्या है, ये अल्ट्रासाउंड नहीं देख पाता, या अगर पेट में बहुत गैस भरी हो तो भी दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि हड्डी और गैस दोनों ही ध्वनि तरंगों को बहुत ज्यादा रोकते या बिखेर देते हैं। और एक और बात, हाँ, अच्छी इमेज लेना काफी हद तक करने वाले पर निर्भर करता है। मतलब ऑपरेटर पर। हाँ, ऑपरेटर को स्किल चाहिए होती है। प्रोब को सही एंगल पर रखना, सही प्रेशर देना, और स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसे सही सही समझना, या अनुभव से आता है। समझ गई। तो ये सिर्फ गर्भावस्था या पेट की जांच तक ही सीमित नहीं है, इसके उपयोग तो बहुत सारे निकले। अरे बहुत ज्यादा। इसकी रेंज देखकर हैरानी होती है। कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे दिल की जांच, जिसे इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। हाँ, सुना है। उसमें दिल के वाल्व कैसे काम कर रहे हैं, दिल की मांसपेशियां ठीक से सिकुड़ रही हैं या नहीं, ये सब पता चलता है। और फिर आपातकालीन चिकित्सा में, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ तो अंदरूनी ब्लीडिंग का शक होने पर तुरंत फास्ट स्कैन करते हैं। फास्ट? हाँ, फोकस्ड असेसमेंट विद सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा। इससे जल्दी पता चल जाता है कि पेट में या दिल के आसपास खून जमा तो नहीं हो रहा। बाप रे, ये तो जान बचाने वाली चीज हुई। बिल्कुल। फिर एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं जब उन्हें किसी खास नस के पास सुन करने की दवा देनी होती है, जिसे नर्व ब्लॉक कहते हैं। तो सुई सही जगह जा रही है या नहीं, ये देखने के लिए। एग्जैक्टली। अल्ट्रासाउंड से नस दिख जाती है और सुई की नोक भी, तो दवा बिल्कुल सही जगह पहुंचती है। कमाल है।
और आपने फेफड़ों का भी जिक्र किया था। मुझे लगा फेफड़ों में तो हवा होती है, अल्ट्रासाउंड काम नहीं करेगा। ये काम धारणा है, लेकिन फेफड़ों का अल्ट्रासाउंड भी होता है। वो सीधे फेफड़े के अंदर का टिश्यू नहीं दिखाता, बल्कि फेफड़े की सतह पर जो बदलाव आते हैं उन्हें देखता है। सतह पर जैसे? डॉक्टर स्क्रीन पर कुछ खास पैटर्न या आर्टिफैक्ट्स देखते हैं। जैसे कुछ सीधी सफेद लाइनें दिखती हैं जिन्हें ए लाइंस कहते हैं, वो नॉर्मल हैं। हाँ। लेकिन अगर कुछ खड़ी लाइनें जैसे टॉर्च की रोशनी की किरणें दिखें, बी लाइंस, अच्छा। तो ये फेफड़ों में पानी भरने, फुफ्फुसीय एडिमा का संकेत हो सकता है। अच्छा। और वो ये भी देखते हैं कि सांस लेने पर फेफड़े की सतह फिसल रही है या नहीं, लंग स्लाइडिंग। अगर नहीं फिसल रही तो ये फेफड़े में हवा भरने, न्यूमोथोरेक्स का संकेत हो सकता है। वाह, ये तो बिल्कुल अलग ही दुनिया है अल्ट्रासाउंड की। और वो डॉपलर अल्ट्रासाउंड क्या चीज है? डॉपलर अल्ट्रासाउंड एक स्पेशल मोड है। ये ध्वनि तरंगों के फ्रीक्वेंसी में होने वाले बदलाव को मापता है जब वो किसी चलती हुई चीज जैसे खून से टकराकर लौटती हैं। तो इससे खून के बहाव का पता चलता है? हाँ, उसकी रफ्तार कितनी है, किस दिशा में बह रहा है। ये नसों में रुकावट जैसे डीवीटी या दिल के वाल्व की समस्या या कैरोटिड आर्टरी, गर्दन की नस की जांच में बहुत काम आता है। और अब तो शायद और भी नई चीजें आ गई होंगी इसमें। हाँ बिल्कुल, जैसे कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड अल्ट्रासाउंड है। इसमें नस में खास माइक्रोबबल वाले एजेंट का इंजेक्शन देते हैं। माइक्रोबबल? हाँ, बहुत छोटे बुलबुले। ये अल्ट्रासाउंड तरंगों को बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, तो खून का बहाव और भी साफ दिखने लगता है, खासकर छोटे ट्यूमर वगैरह में। और एक और चीज थी, इलास्टोग्राफी। हाँ, इलास्टोग्राफी। ये तकनीक ऊतकों की सख्ती या नरमी मापती है। सख्ती? उससे क्या पता चलता है? जैसे लिवर की बीमारी, फाइब्रोसिस या सिरोसिस में लिवर सख्त हो जाता है, या कुछ तरह के ट्यूमर सामान्य ऊतक से ज्यादा सख्त होते हैं। इलास्टोग्राफी इसी सख्ती को मापता है, जिससे बीमारी का पता लगाने में मदद मिलती है। तो मतलब अल्ट्रासाउंड सिर्फ तस्वीर ही नहीं दिखाता, बल्कि ऊतकों के गुण भी बता सकता है। सही कहा, ये लगातार विकसित हो रही तकनीक है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक बहुत ही वर्सेटाइल, उपयोगी और अगर सही ढंग से इस्तेमाल की जाए तो काफी सुरक्षित इमेजिंग तकनीक है। आपने वो एलार्प सिद्धांत बताया था? हाँ, एलार्प, एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल। इसका सीधा सा मतलब है कि जांच करने के लिए अल्ट्रासाउंड की जितनी कम से कम शक्ति और समय की जरूरत हो, उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब बेवजह इस्तेमाल से बचना चाहिए। बिल्कुल। खासकर गर्भावस्था में सिर्फ यादगार वीडियो बनाने के लिए बार बार या लंबे समय तक अल्ट्रासाउंड करना ठीक नहीं माना जाता। मेडिकल जरूरत सबसे पहले। ये बहुत जरूरी बात है। सुरक्षा हमेशा पहले होनी चाहिए। तो संक्षेप में यही कह सकते हैं कि मेडिकल अल्ट्रासाउंड सिर्फ बेबी स्कैन नहीं है, बल्कि ये मेडिकल डायग्नोसिस का एक बेहद शक्तिशाली, बहुमुखी और बहुत जरूरी औजार बन चुका है। हाँ, और इसके उपयोग लगातार बढ़ी रहे। और एक बात जाते जाते सोचने के लिए छोड़ता हूँ। बताइए। स्रोत में आणविक अल्ट्रासोनोग्राफी का भी जिक्र था। इसमें ऐसे खास माइक्रो बबल्स बनाने की बात है जिन्हें इस तरह डिजाइन किया जाए कि वो सीधे जाकर खास तरह की कोशिकाओं जैसे कैंसर सेल्स से ही चिपकें। मतलब टारगेटेड? हाँ, टारगेटेड माइक्रो बबल्स। जरा सोचिए, अगर ये तकनीक हकीकत बन गई तो हम शायद कैंसर जैसी बीमारियों का पता उनके बिल्कुल शुरुआती चरण में, शायद लक्षण आने से भी पहले लगा पाएंगे। वाकई ये तो भविष्य में मेडिकल जांच को पूरी तरह बदल सकता है। कौन जाने, संभावनाएं